हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम कार्टून और पिक्चर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक दीवार है जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है। तो ये जर्मनी नामक देश था। ठीक है, जर्मनी नामक देश में बर्लिन उसकी राजधानी होती थी, वहाँ पे ये दीवार थी। ये दीवार किस बात का प्रतीक है? तो देखो, ये विभाजन का प्रतीक थी। किसके बीच में? एक तरफ है साम्यवादी यानी कि यूएसएसआर वाला गुट, दूसरी तरफ है पूंजीवादी यानी कि यूएसए वाला गुट। ठीक है, इन दोनों दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध क्या था? विचारधाराओं का मतभेद था, विचारधाराओं की लड़ाई थी जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी। यूएसए कहता था कि पूंजीवाद बेटर है, जबकि यूएसएसआर समझता था कि साम्यवाद बेहतर है। ठीक है, और इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर इनके बीच में विचारधारात्मक लड़ाई थी। ठीक है, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट एक इमेज है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिए इसे, बहुत ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं ये कब की है। देखिए क्या था, चाइना पहले इतना डेवलप नहीं था जितना डेवलप आप चाइना को देख रहे हो, पहले इतना डेवलप नहीं था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। तो एग्जांपल है आपके सामने, 1978 में ही देंग शाओपिंग जो नेता थे यहाँ के, इनके नेतृत्व में ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की इन्होंने नीति चलाई थी। इसके बाद चीन जो था वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर गया और आने वाले वर्षों में ये एक आर्थिक ताकत बन के उभरा। ठीक है, चीन में बहुत तेज़ी से विकास हुआ, चीन की बिल्कुल तस्वीर बदल गई। ठीक है, तो ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको, ये चाइना की डेवलपमेंट के बाद बदली हुई तस्वीर है कि चीन किस प्रकार से एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है। हो सकता है ये इमेज आपके पेपर में आ जाए। नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको क्या याद रखना है? देखिए, इसमें आपको लिस्ट बनानी है, यानी कि यूरोपीय संघ का मानचित्र है। इसमें ये जो आपको वॉयलेट कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पुराने सदस्य, और ये आपको ऑरेंज कलर में जो दिख रहे हैं ये नए सदस्य हैं। तो आपको लिस्ट कैसे बनानी है? एक तरफ आपको पुराने सदस्य लिखने हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आपको नए सदस्य लिखने हैं। और कहाँ से लिखोगे आप? इस वीडियो को देख लो, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। पुराने सदस्य देशों के नाम यहाँ लिखिए, नए सदस्य देशों के नाम यहाँ लिखिए, और एक बार इन सभी नामों को पढ़ के जाना। हो सकता है पेपर में आ जाए आपसे कोई 2-3 पुराने या 2-3 नए सदस्य देश पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पुराने को मैं पढ़ देता हूँ। जैसे आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, इसके बगल में पुर्तगाल है, ऊपर फ्रांस है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सारे पुराने हैं। नए में आपका एस्टोनिया हो जाएगा, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया। ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे नए सदस्य देश हैं। तो ये पेपर में आ सकता है। फिर ये आपके सामने एक जहाज है, ये एक तरह से टाइटैनिक का जहाज के रूप में दिखाया गया है, और इसमें यूरोपीय संघ का ये झंडे का निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? एक बार ध्यान से देखिए। ये जहाज ऐसी जगह से जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे बीच में पहाड़ है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि यहाँ से जहाज का निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसका वही हाल होना है जो टाइटैनिक का हुआ था। ठीक है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी है क्या? कमेंट में बताइए मुझे। आपने टाइटैनिक मूवी अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से टाइटैनिक का जहाज जो होता है वो डूब जाता है। पूरी स्टोरी उसमें दिखा रखी है। ठीक है, कैसे लोग उसमें तितर बितर हो जाते हैं, कैसे लोग मर जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन है यूरोपीय संघ से, ये समझना है। तो देखिए, इसका कनेक्शन ये है कि 2003 में यूरोपीय संघ जो है एक कामयाब संगठन है। ठीक है, लेकिन इसने साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था और इसमें ये फेल हो गया था। कैसे फेल हो गया था? जैसे टाइटैनिक का जहाज अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाया था, ठीक है, डूब गया था, फेल हो गया था, उसी तरीके से यूरोपीय संघ भी फेल हो गया था। किस चीज़ में? अपना संविधान बनाने में। ठीक है, तो ये होता है कार्टूनिस्ट का नजरिया। कार्टूनिस्ट जो होते हैं डायरेक्ट अपनी बातों को नहीं कहते, कार्टून के जरिए, किसी संकेत के जरिए अपनी बातों को कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पे 2 झंडे हैं, एक आपके सामने यूरोपीय संघ का है, दूसरा आपके सामने आसियान का है। अब ये झंडा आपके पेपर में आ सकता है और पूछा जाएगा। तो देखिए, आसियान का झंडा है, इसमें ये कुछ आपको धान की बालियां दिखाई दे रही है। इसमें 10 बालियां हैं जो कि 10 देशों की ओर इशारा कर रही है। आपको पता है आसियान जो है इसमें 10 मेंबर है, 5 पहले थे और 5 बाद में आ गए। ठीक है, तो आसियान का प्रतीक चिन्ह धान की 10 बालियां जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनको इंगित करती है, यानी उधर इशारा करती है, और ये बताती है कि आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आसियान। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में क्या है? इसमें 12 स्टार हैं गोल्डन कलर के,
ठीक है। ये सोने के रंग के जो सितारे हैं या जो गोल्डन कलर के स्टार हैं, ये पूरा इसका एक घेरा बना हुआ है और यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का ये प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या जो है वहाँ पे अच्छी मानी जाती है यूरोप में, ठीक है। तो ये पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना गया है इसको। नेक्स्ट है, इसमें आपके सामने ये है और पूर्वी एशिया के देश। तो देखिए, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी, ठीक है। इसके तहत क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये इंडिया है, अब इधर जो है ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ मतलब देखने की बात थी इसमें, जो ईस्ट में हमारे क्या आ जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाओगे अगर आप, तो आपको आसियान देश दिखेंगे, फिर आपको चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह दिखते हैं। तो इन सब से अपने संबंध ठीक करने थे और आर्थिक इनके साथ व्यापार समझौते वगैरह करने थे, इस पे ध्यान देना था। इसी को लुक ईस्ट और लुक एक्ट ईस्ट की नीति के रूप में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने एक साइकिल है, इसमें चीन लिखा हुआ है, आगे डॉलर का निशान बना है, पीछे सॉरी आगे ये चाइना का जो ये निशान है, ठीक है, कम्युनिज्म का निशान है वैसे तो ये बना हुआ है, और पीछे डॉलर का निशान बना है, ये यूएस डॉलर का निशान है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। दिए गए कार्टून में साइकिल जो है वो प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1972 में चीन ने किस देश के साथ अपने संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास खत्म किया, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला जो है वो चाइना को दर्शा रहा है, हम सभी जान रहे हैं क्योंकि क्लियर यहाँ पे चाइना लिखा है, इसमें तो कोई सोचना समझना है ही नहीं। 1972 में चाइना ने क्या करा था, अमेरिका से अपने संबंध सुधारे थे, उसके बाद इसने बहुत तेजी से तरक्की की थी, तो ये आपको बताना था। आगे का पहिया जो है ये चीन को यानी साम्यवादी व्यवस्था को दिखा रहा है, ठीक है, कम्युनिज्म को दिखा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर है यानी कि जो पूंजीवाद इस व्यवस्था को दिखा रहा है, यानी कि चाइना जो था ना, चाइना ने तेजी से विकास के लिए मुक्त व्यापार वगैरह को भी अपनाया, विदेशी निवेश को भी अपनाया, ठीक है, और उसने दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था को भी अपनाया। नेक्स्ट आपके सामने एक ये चाइना की दीवार है और ये ड्रैगन वहाँ का है और इसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चित्र से यही समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, दिए गए कार्टून किस देश को दर्शा रहा है और कार्टून में कौन से दो सिंबल दिखाए गए हैं और ये चित्र क्या दर्शा रहा है। तो देखिए, ये चाइना को दर्शा रहा है क्योंकि चाइना की दीवार और चाइना का ड्रैगन आप सभी जानते हैं। इसमें चीन की दीवार और ड्रैगन को दिखाया गया, ठीक है। दो सिंबल क्या है, एक तो चीन की दीवार है, दूसरा ड्रैगन है। ये चित्र क्या दर्शा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि चीन कितनी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और अगर ऐसे ही करता रहा तो 2040 तक वो यूएसए से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये एक इमेज है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुल मिला के ना बहुत गहरा मतलब है इसका। देखिए, ये है परवेज़ मुशर्रफ। जब परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति, सिंपल राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं और जब वो एक जनरल के रूप में रहते हैं, तो दोनों को माइनस करके 0 बताया गया है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन दूसरी में जब वो जनरल में से माइनस कर रहा है राष्ट्रपति को तो 1 दिखा रहा है, फिर यहाँ पे जनरल और राष्ट्रपति को जोड़ रहा है तो 2 दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा वैल्यू है ना वो सेना के जनरल की है, ठीक है। यानी कि घुमा फिरा के सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं ये कि यहाँ जो पाकिस्तान है ये नाम का ही यहाँ पे लोकतंत्र रहता है, सारी जो पावर होती है वो यहाँ पे सेना के हाथ में ही रहती है, ठीक है। यही चीज़ें आपको बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति हैं और एक तरफ सिंगली हैं, दूसरी तरफ लिट्टे यानी ये तमिल है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, उपरोक्त कार्टून किस देश से रिलेटेड है, तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है। चित्र में दिखाया गया व्यक्ति कौन है, ये राजपक्षे हैं। फिर दिए गए चित्र में बाघ जो है वो किस समुदाय को दिखा रहा है, और बाघ जो है ये सिंगली को शेर जो है ये सिंगली को दिखा रहा है, बाघ टाइगर जो भी है ये लिट्टे को यानी तमिलों को दिखा रहा है, ठीक है। और सिंह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये सिंगली और तमिल के बीच में दिखा रहा है, और सिंह जो है, ठीक है, ये सिंगली लोगों को दिखा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगला आपके सामने की इमेज है, इसमें एक तरफ वॉर की बात चल रही है, दूसरी तरफ शांति की बात चल रही है। तो देखिए, अगर आप इस बात को नहीं मानोगे, इस तरीके से नहीं मानोगे, तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। तो प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश की ओर इंगित कर रहा है, तो ये यूएसए की तरफ बात कर रहा है, ठीक है, यूएसए की तरफ इशारा है। कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति दाएं हाथ में किसका चिन्ह ले रखा है, तो राइट हैंड में यूएनओ है, ठीक है। फिर अगला है कि आम सभा के कोई 2 कार्य बताना है, तो आम सभा में 193 सदस्य होते हैं जो ये सभी देशों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसमें 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है और सभी का वोट बराबर होता है, 1 वोट सभी को मिला होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने, ये इमेज ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको यूएनओ का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो कार्टून में दिखाए गए 4 ये जो प्रतीक चिन्ह है, इसके आधार पर संबंधित संगठन को पहचानना है, तो ये यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उसका नाम लिखना है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान है, ठीक है, ये जो है।
तीसरा है कि इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि इजराइल के अनुसार हिजबुल्लाह नामक जो संगठन था, जो आतंकवादी संगठन था, ठीक है, इस समूह पर नियंत्रण पाने के लिए लेबनान पर हमला करना जरूरी था। अगर वो नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, इससे कि बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो सकती थी, विनाश हो सकता था, इसलिए इजराइल ने ऐसा किया था। फिर यूएनओ का चिन्ह है आपके सामने, जिसमें बीच में गोले में पूरी दुनिया का नक्शा है और साइड में जैतून की पत्तियां है, और जैतून की पत्तियां जो होती है ये शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखिए, आतंकवाद हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, तो ये सुरक्षा वाले चैप्टर से है। उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया जा रहा है, तो ये सुरक्षा के नए खतरे हैं। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा देखते ही आप बता दोगे कि ये नए खतरे हैं। सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है, सहयोग मूलक सुरक्षा। मैंने आपको बताया था सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब होता है कि दुनिया के सभी देश आपस में एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलकर विभिन्न समस्याओं से लड़ें, क्योंकि दुनिया में कुछ समस्या ऐसी होती है जो केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती, उसमें कहीं ना कहीं एकता और मेल मिलाप चाहिए होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सैन्य हमला पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन से हैं, तो पारंपरिक में सैन्य हमला माना जाता है, पड़ोसी देश से हमला माना जाता है, अलगाववाद हो गया, कानूनी व्यवस्था हो गई, ठीक है। वैसे पारंपरिक धारणा को दो हिस्सों में बांट के हम पढ़ते हैं, आंतरिक और बाहरी, बाकी मैंने दोनों आपको यहाँ पे एक साथ ही बता दिए। नेक्स्ट है, ये देखो आपके सामने पृथ्वी और पूरे देशों का नक्शा H2O पानी को दिखा रहा है और पानी कम होता जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। तो पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है, यानी कि पानी की कमी हो रही है, ठीक है, स्वच्छ पानी की कमी हो रही है। पानी तो वैसे बहुत है लेकिन स्वच्छ पानी कम है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है, तो जल जो है साझा संसाधन के रूप में देखा जाता है। वे मध्य एशिया के देश जिनके बीच में जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ है, तो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, इनके बीच में। और आगे पूछा हुआ है कि हिंसक संघर्ष हुआ एवं किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए कमी हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, ये सारे रीज़न है। फिर आपके सामने कार्टून है, उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण किस प्रभाव को दर्शाया गया है, ठीक है। फिर मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है, दिखाता है, और वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला जो आंसर होगा कि ये जो इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सांस्कृतिक प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया में जो यूएसए का पहनावा है, उनका जो मैकडोनल्डीकरण है वो फैलता जा रहा है, ठीक है। मैकडोनल्डीकरण जो किस देश की संस्कृति की ओर इशारा करता है, यूएसए। फिर क्या है कि वैश्वीकरण का विरोध जो है वो किस आधार पे किया जाता है, आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है, संस्कृति और मौलिकता पे बुरा असर पड़ रहा है, सांस्कृतिक हास हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो है ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 2024-25 में। मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया हुआ है। अगर आपने पहले देख लिया होगा, मैंने मिड टर्म या उसके बाद करवाया था, अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप वीडियो को सर्च करो और जाके उसको देखो जरूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, मैं आपको इसे हिंदी में दिखाता हूँ। कार्टून में लाइटर किसका प्रतीक है, तो ये पृथ्वी का उपभोग जो है ईंधन के स्रोत के रूप में किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर कार्टून में जो उंगलियां दिखाई दे रखी है वो चिमनी की तरह क्यों दिखाई दे रही है, तो इसमें केवल इसमें ये बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, इसलिए दिखाया गया है। फिर कार्टून का मुख्य विषय क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग और औद्योगिक प्रदूषण इसका मुख्य विषय हो सकता है, ठीक है। फिर दिखाने के लिए लाइटर का पुश बटन मोटी चिमनी के रूप में क्यों दिखाया गया है, ठीक है, चिमनी दिखाई गई क्योंकि केवल ऐसा माना जाता है कि केवल मनुष्य ही प्रदूषण को रोक सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला को ये तो मैंने कर दिया, ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति है जो कि खा रहा है, क्या खाने जा रहा है, ये पर्यावरण, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों को, जीव जंतुओं को खाने जा रहा है, और पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो इतना लालची हो चुका है कि पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको खत्म करता जा रहा है, पेड़ पौधों को काटता जा रहा है और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता जा रहा है, उद्योग लगाता जा रहा है, कुछ इस प्रकार से इशारा किया जा रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक ट्रेन है, उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ये देश में विभाजन के समय की तस्वीर है ट्रेन की, और शरणार्थी लोग किस तरीके से जा रहे हैं ये बताया जा रहा है। फिर ये आपके सामने देखो, ये वल्लभ भाई पटेल हैं और ये किसी रियासत के राजा हैं, और ये जनता के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, नहीं जनता को दबा कुचला करके रखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, ये एक सहमति पत्र था, जब रियासत भारत में शामिल होती तो इस पर हस्ताक्षर करती थी। स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत सरकार के द्वारा राजा से किन मामलों पे हस्तांतरण की बात हो रही है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, इन सारे मामलों पे हस्तांतरण की बात हो रही है। फिर एक ये जो है, आप देखो ये क्या है, ये समस्या है, ये समस्या के रूप में दिखा रखा है, कितनी जाइंट, कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन करने वाला है। तो आप सोचिए कितनी मुश्किल से, अब ये क्या है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है।
राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये किधर इशारा हो रहा है, आपको पता है देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग चली थी, हमने पढ़ा था ना। तो वो बहुत बड़ी समस्या थी देश में। तो ये देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी समस्या के रूप में है और इसको कितने छोटे से राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इसको कैसे हल किया जाएगा ये दिखाया गया है। आगे देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है और ये खूब सारे लोग हैं, ऊपर नेहरू वगैरह नेता बैठे हुए हैं। तो देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1950 में हुआ था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कार्टून में ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई जा रही है, ये चुनाव समिति के मंच पर बैठे किस नेता, किसी एक नेता को चिन्हित कीजिए। तो देखिए 1950 में सुकुमार सेन, ये ठीक है। अब ऊपर जो बैठे हुए हैं कोई एक नेता बताना है, तो ये नेहरू जी आपको दिख रहे हैं तो आप नेहरू बता सकते हो, इसके अलावा 2-3 नाम और हैं। अब यहाँ पे देखो ये नेहरू है और यहाँ पे क्या है, ये राज्यों की शायद मांग चल रही है। आगे देखते हैं। भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में बना था। ठीक है। अगला है कि ये चित्र कब का है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में किन 2 विपक्षी नेताओं को शामिल किया था। तो ये 1948 में जब सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल के पद पर शपथ लेने के बाद नेहरू की जो अंतरिम सरकार थी उस समय का जो कैबिनेट था उसकी ये फोटो है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, सभी जानते हैं। और नेहरू के जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट था, उसमें 2 ऐसे नेता के नाम बताने जो विपक्षी थे। ठीक है। विपक्षी होने के बाद भी उनको कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर आपको दिख रहे हैं। ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये रफ़ी अहमद किदवई हो जाएंगे, बलदेव सिंह हो जाएंगे, ये गॉडगिल हो गए, ये नियोगी हो गए, नाम लिख दिए मैंने सबके। गोपाल स्वामी अयंगर हो गए। ठीक है। जयराम दास दौलत राम हो गए, ये जॉन मथाई हो गए, जगजीवन राम हो गई, राजकुमारी अमृत कौर हो गई, और ये वल्लभ भाई पटेल होंगे, ये शायद सी राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है। ये अबुल कलाम, ये नेहरू, ये होंगे। आगे क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुए सन 1965 के युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ था। और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी जो थे, इन्होंने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया था। तो देखते हैं। देखो यूएनओ ने इंटरफेयर किया था। ठीक है। फिर इसके बाद है कि चाइना का इन्होंने क्या करा था, ये चाइना गए थे, दौरा किया था इन्होंने। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने किन 2 देशों से मदद मांगी थी, अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की डिमांड करी थी। अब अगला देखो क्वेश्चन। अब कोई भी कार्टून होता है ना, बहुत ध्यान से समझना। कंपटीशन के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हो गया और इसे भारतीय लोकतंत्र की मैच्योरिटी के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ये मोरारजी देसाई है और इंदिरा गांधी जो है ये पीएम बन गई है। ये कब का चित्र है, आपको पता होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को लेकर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में कॉम्पिटिशन था। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने बना दिया था। ये सारे सिंडिकेट के नेता हैं। ठीक है। फिर अगला है, इसमें ध्यान से देखो, ये 1969 का है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा कार्टून कब का है। ये इंदिरा गांधी है और दूसरी तरफ ये सिंडिकेट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से 1969 के टाइम पे जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की, तो कांग्रेस में टूट देखने को मिलती है। एक तरफ तो ये सिंडिकेट था, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। ये 1971 का है। 1971 में क्या था, आपको पता है चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी ने जो 1967 में जो हार देखी थी 9 राज्यों में और केंद्र में भी सीटें कम हुई थी, उसको वापस से इन्होंने बहुत अच्छी जीत में बदल दिया। यानी 1971 में बहुत भारी भरकम जीत हासिल करी थी। उसी में दिखा रखा है कि विपक्ष तो ढेर हो चुका है इनके आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये बहुत ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये राष्ट्रपति चुनाव के समय का कार्टून है। तो उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया गया है राष्ट्रपति चुनाव 1969 का। इस चुनाव में कांग्रेस का जो ऑफिशियल उम्मीदवार था वो कौन था, एन संजीव रेड्डी। लेकिन इंदिरा गांधी एन संजीव रेड्डी को नहीं पसंद करती थी, इसलिए इन्होंने वीवी गिरी को बढ़ावा दिया था और वीवी गिरी जीत भी गए थे। ठीक है। इसी कारण फिर बाद में पार्टी टूट गई थी। नेक्स्ट है, ये आया राम गया राम वाला है, सिंपल है। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है, इसमें दल बदल को दर्शाया गया है। ये कार्टून किस विधायक से रिलेटेड है, गयालाल जो कि हरियाणा के विधायक थे। दल बदल का दोष बताना है, इससे नेता की छवि खराब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, आप ये देखो, ये पूरा का पूरा एक चित्र है। ये जो बैठे हैं जेपी नारायण है और भ्रष्टाचार, जंगल राज, हिंसा, इन सब चीज़ों को लेके बैठे हैं। तो जेपी कब आए थे, आपको पता है जब बिहार के स्टूडेंट ने उनको बुलाया था, फिर उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया था। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। तो जेपी नारायण है। ठीक है। जेपी नारायण को किस नेता के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, इनको इंदिरा के विकल्प के रूप में देखा गया था। कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है।
फिर यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी हैं और यहाँ पे सब उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये इमरजेंसी से पहले का संकट है। फिर ये देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 1977, बस हमें ये देखना है कब का कार्टून है, 1977। यानी कि 1977 में क्या था, कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस हार गई थी, ठीक है, और इमरजेंसी लगाने का उसको ये फ़ायदा मिला था, इमरजेंसी लगाई थी इसीलिए सब कुछ हुआ। यहाँ पे 42वां संशोधन दिखा रहा है, सेंसरशिप दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेना और पुलिस ने जो निवारक नज़रबंदी करी थी, इन सब चीज़ों के कारण कांग्रेस हार गई थी और विपक्ष जीत गया था, ये चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। फिर आगे देखो, ये 1980 का चुनाव, यानी 1977 में जो कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी, 1980 में दोबारा से चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी ने अकेले सारा विपक्ष साफ कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये नई अर्थव्यवस्था यानी 1991 के आसपास का चित्र है, जब नरसिम्हा राव और नई आर्थिक नीति, वित्त मंत्री उस समय में मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और नई आर्थिक नीति वगैरह लाई गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये बहुत अच्छा चित्र है, इसको ध्यान से समझिए। देखो, एक समय था 1971, 1971, सोचो उस समय में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने बहुत भयंकर जीत हासिल करी थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो इनके कद के सामने बहुत छोटे दिखा रखे हैं, यानी कि कांग्रेस का कद इस समय में बहुत बढ़ गया था, विपक्ष तो ना के बराबर था, ये 1971। फिर 1999 में देखो क्या होता है, क्या से क्या हो गया। फिर इसमें ये शायद सोनिया गांधी दिखाई जा रही हैं और दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से, मतलब जो कांग्रेस है वो कितनी छोटी हो गई, यानी कमज़ोर हो गई है, और विपक्ष जो था धीरे धीरे करके कितना मजबूत हो गया। यानी कि अब गठबंधन के दौर का युग आ गया था और बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकारें बनाती थी और कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो गई थी, ये दिखाया गया है। फिर यहाँ पे देखो, ये कुछ नेता हैं और इनको कठपुतली की तरह चला रहे हैं, तो किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पे दिखाया गया है, तो ये वीपी सिंह है, क्योंकि गठबंधन वाले हैं ना, इसलिए। फिर लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु का संबंध किन दलों से है, तो ये बीजेपी और सीपीआईएम से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस कार्टून चित्र में किस तरह की सरकार दिखाई गई है, और इसमें गठबंधन की सरकार दिखाई गई है। गठबंधन का एक फ़ायदा और एक नुकसान बता देना है। फ़ायदा ये है कि क्षेत्रीय दल, लोकल पार्टियों को इसमें अवसर मिल जाता है आने का। नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और गठबंधन की सरकार का चल पाना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये होता है। आई होप आपको ये सारे कार्टून समझ में आए होंगे। इमेज पिक्चर वाले सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे के सारे आप देख के जाना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें।